जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर के कंप्लीट थ्योरिटिकल पोर्शन को बहुत ही अच्छे समझा था और उसके फार्मूले भी कुछ हमने आपको नोट कराए थे। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आज आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ये आपको ज्ञात करना है। दोस्तों इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं ये एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे और सेम इसी प्रकार का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर प्रश्न को अगर आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। दोस्तों आपकी वस्तु की जो प्रारंभिक लंबाई है या फिर दूरी है वो दे दिया हुआ है। प्रारंभिक वस्तु की दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं, ये आप जानते होंगे। पर दोस्तों मैंने आपको एक और बताया था बात पिछली वीडियो में कि उत्तल दर्पण में हम या फिर अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, हम प्रारंभिक दूरी जो होती है उसको हमेशा माइनस में लिखते हैं। तो यू इक्वल टू यहाँ पे माइनस होएगा, माइनस ई यू इक्वल टू आपका 25 सेंटीमीटर दे दिया है एग्जाम प्रश्न में। दोस्तों 25 सेंटीमीटर जो है ये आपको यू का मान दे दिया हुआ है। थोड़ा मेरा गला ख़राब है आज, इसलिए आपको कुछ समस्या आ सकती है आवाज़ में। तो यू का मान यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वस्तु का प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई का आधा है। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है। तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब को हम भी से डिनोट करते हैं, आप जानते हैं। तो भी का मान जो है वो वस्तु की लंबाई का आधा है, वस्तु की लंबाई का आधा है। तो वस्तु की लंबाई हमारी क्या है? वस्तु की लंबाई जो है वो आपके यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है। तो 25 का जो है ये आधा है, यानी 25/2 है, जो आपकी प्रतिबिंब की जो लंबाई है वस्तु की लंबाई का आधा है। तो यहाँ पे भी का मान भी निकल गया और यू का मान भी निकल गया। दोस्तों आपको एफ का मान जो है ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक फार्मूला बताया हुआ था फोकस दूरी ज्ञात करने का, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला आपको मैंने बताया था और अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारी पिछली वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, तो आपको वीडियो बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आएंगे। इसी फार्मूले पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमको ज्ञात करना है एफ का मान, यानी फोकस ज्ञात करना है, फोकस दूरी। तो 1/f इक्वल टू 1/v, भी का मान हमने ज्ञात किया था। बी का मान हमारा कितना आया था? 25/2 आया था। तो 25/2 जो है, अगर हम यहाँ पे 1/v है तो अगर हम 25/2 का मान रखेंगे तो यहाँ पे 2/25 हो जाएगा। इसको जब हम उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे 1/v है तो 25/2 रखेंगे तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा। अब हम यू का मान रखते हैं, तो यू का मान हमारा माइनस में 25 आया हुआ था, तो यहाँ पे प्लस का चीज सिंबल है। मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो सिंबल था आपका, ये आपका प्लस में है। जब आप यू का मान माइनस रखेंगे तो माइनस में आपका यहाँ पे हो जाएगा 1/25। चलिए इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों आप 25 और इस दोस्तों का जो एलसीएम लेंगे तो आपका ये 25 आ जाएगा, एलसीएम 25 आ जाएगा। और जब एलसीएम आपका 25 आ जाएगा तो ऊपर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे 2 और माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे या फिर काटेंगे तो 2 में से 1 आपका घट जाएगा और 1/25 आपका आ जाएगा। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। 1 बाई आपका यहाँ पे 25 आ जाएगा और ये आपका 1/25 क्या हुआ? ये आपका 1/f का मान आया है, ठीक है। 1/f का मान आपका आया है 1/25। इसी प्रकार जब आप एफ का मान ज्ञात करेंगे, जब आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ऐसे, तो एफ का मान जो आ जाएगा आपका वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं। यही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगला हमारा जो प्रश्न है वो उसी प्रकार का प्रश्न है। प्रश्न में दिया हुआ है, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूर पर बनता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? दोस्तों आप सभी जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो इसे नोट कर लीजिएगा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जब भी बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है,
ये बहुत सारे स्टूडेंट आप जानते भी होंगे और ये नोट कर लीजिएगा। तो इसको चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। आपका वही फार्मूला, सेम फार्मूला लगेगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है। आपका भी जो है यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो बीच में जो सिंबल है वो प्लस का है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको याद करना है एफ का मान, यानी फोकस दूरी याद करना है। 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। ठीक है। तो अगर हम 1/u का मान रखें पहले हम, क्योंकि यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दूर की वस्तु रखी हुई है, तो ये आपकी प्रारंभिक दूरी यहाँ पे दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था कि u का मान हमेशा माइनस में रखते हैं। तो यहाँ पे 1/-40 आ जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस का सिंबल है और प्लस और v का मान रखेंगे। पहले हमने इसका मान रख लिया था। ठीक है। तो अब हम 1/v का मान रखेंगे। तो दोस्तों v का जो मान है वो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/10। ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये एलसीएम आपका 40 आ जाएगा और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका -1 प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 3/40 आ जाएगा और इसे आप जब डिवाइड करेंगे, 3/40 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका लगभग लगभग क्या आपका 13 और 13.3 आ जाएगा। 13.3 आपका ये आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है। 13.3 आपका सेंटीमीटर में आएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु रखने से उसका प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया हुआ था। तो अगर आपको वो सभी याद होगा तो आप इस प्रश्न को तभी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो किसी अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु रखने से उसका प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है। दोस्तों अवतल दर्पण में क्या होता है कि अगर आपका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर रखा होता है, ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र कहाँ होता है, तो वक्रता केंद्र यहाँ पे होता है कुछ, सी से नोट करते हैं और इसके बाद आपका फोकस होता है और आपका ये मुख्य ध्रुव होता है। दोस्तों वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु आप रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये स्थिति आपको अगर याद है तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको एक फार्मूला बताया हुआ था, एफ इक्वल टू r/2। आर क्या है? आर आपके दर्पण से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को आर से हम डिनोट करते हैं। तो वो जो दूरी है वो आपके यहाँ पे दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दूर वस्तु है। तो एफ आपको याद करना है फोकस दूरी, तो एफ इक्वल टू r/2 है और आर का मान आपका दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और 2 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका 20 सेंटीमीटर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है ये और इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? दोस्तों एक चीज़ मैंने आपको पहले ही प्रश्न बता दिया था कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है इससे बनने वाला प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे होता है। तो दर्पण के पीछे होता है तो दर्पण के पीछे तो आपको इसमें भी दिखेगा और इसमें भी दिखेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में भी आपको दर्पण पीछे दिख रहा है और सी में भी दर्पण के पीछे दिख रहा है। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तु रखी हुई है, जलती हुई मोमबत्ती रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको एफ का मान जो है ज्ञात करना होगा। तो एफ इक्वल टू आपका होता है r/2। आर जो है आपकी वक्रता त्रिज्या है, r/2 ज्ञात करना है। तो एफ का मान आपको r/2 से ज्ञात करना है। तो एफ इक्वल टू आर का मान 30 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या जो है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 30/2 करेंगे तो आपका ये 15 सेंटीमीटर आएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। 15 सेंटीमीटर आपका एफ का मान आ गया। एफ यानी फोकस दूरी का मान 15 सेंटीमीटर आ चुका है। इसके बाद क्या करना है, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी की जलती हुई मोमबत्ती रखी हुई है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, दर्पण से। तो जो आपका एफ का मान है, यानी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जलती हुई मोमबत्ती रखी हुई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? आपको भी का मान ज्ञात करना है। प्रतिबिंब जो है इसको हम भी डिनोट करते हैं, भी का मान आपको ज्ञात करना है और यू का मान जो है ये आपको दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर, और वो भी आपका माइनस में होगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपका फार्मूला होता है।
तो जब इसको 1/v से आपको पक्षांतर करेंगे इसको, तो आपका 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद उसको मान रख लेते हैं इसमें हम। तो 1/v का जब इस मान रखेंगे तो 1/v इक्वल टू 1/f का मान रखना है। f का मान आपका 15 आया हुआ था, तो 1/15 प्लस इसको जो हम 1/u था जो कि माइनस में था, माइनस 1/u था, 1/f माइनस 1/u था। तो जब 15 जब मान रखेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने प्लस लगाया हुआ है, प्लस 1/15 प्लस 1/15, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 2/15 हो जाएगा। 1/15 प्लस 1/15 इसको 2/15 हो जाएगा। तो आपका जो भी का मान होगा, 2 से आपको 15 को डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ पे 1/v है, तो ये जब आप भी का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 15/2 हो जाएगा। तो आपका 7.5 आएगा इसका मान। दोस्तों जितना हो सकता है हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी इसकी व्यवस्था नहीं है कि हम आपको ज़्यादातर अच्छे समझा पाएँ। तो जितना हो सकता है हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और वीडियो को अगर आप एक दूसरे बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एकदम उसी प्रकार का क्वेश्चन है पिछले प्रश्न की तरह। इसमें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है। तो ये जो 20 सेंटीमीटर रखी हुई है, ये आपका u का मान हो जाएगा। तो ये आपका -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। वहीं दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। तो f इक्वल टू r/2 से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 का आधा 10 आ जाएगा। आपका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। आपको प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब आपको ज्ञात करना है, तो भी का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको सेम वही फार्मूले पे इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर दर्पण के आगे, क्योंकि दर्पण जो है ये अवतल दर्पण है, तो दर्पण के आगे ही प्रतिबिंब बनेगा। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता था कि प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता था। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको ये प्रश्न सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? दोस्तों इसमें निर्वात की जो प्रकाश की चाल है वो आपका 3 इंटू 10⁸ दिया हुआ है, ये आप जानते हैं, और इसे सी से डिनोट करते हैं, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। दोस्तों यहाँ पे अपवर्तनांक आपको याद करना है। तो अपवर्तनांक जो होता है इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि म्यू से अपवर्तनांक को ज्ञात करते हैं। तो म्यू इक्वल टू यहाँ पे आपका फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू c/v। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखने के बाद ही इसे देखें, तो आपको सभी फार्मूले हो सकते हैं याद हो अच्छे से, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू c/v होता है। c आपका प्रकाश का चाल है निर्वात में, जिसका मान आप जानते हैं 3 इंटू 10⁸। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको कभी कभी प्रश्न में ये भी दिया होगा कि आपको केवल इसका मान दिया होगा, यानी कि पारदर्शी माध्यम में आपका मान दिया होगा, और इसका मान आपको नहीं दिया होगा प्रश्न में, एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि प्रकाश का चाल जो होता है ये आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि 3 इंटू 10⁸ ये प्रकाश की चाल होती है, और c का मान होता है ये, और आपको याद होना चाहिए, चाहे प्रश्न में दे या न दे। अगर प्रश्न में नहीं देगा तो आप बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज होंगे, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको c का मान यहाँ पे रख लिया है। c/, आपको क्या करना है, भी का मान जो है आपकी ये पारदर्शी माध्यम प्रकाश की चाल है, जो कि 2.4 इंटू 10⁸ है, ठीक है। इसे आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे होगा कि आपको 3/2.4, 3/2.4 और इंटू यहाँ पे 10⁸ था, यहाँ पे 10⁸ था। नीचे से जब हम 10⁸ को ऊपर लाएंगे तो ये भी आपका 10⁻⁻8 हो जाएगा, जो कि ये दोनों जो है आपस में डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे। 3/2.4 है, तो इसके पॉइंट को हटाने के लिए हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 30 और 22, यहाँ पे 24 यानी 24 हो जाएगा। इसे चलिए हम काट लेते हैं। इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6, 6 5 जा 30, और 24 जो है इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 5/4 जो है ये आपका अपवर्तनांक आ जाएगा निर्वात और पारदर्शी माध्यम के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों अगला प्रश्न है 40 सेंटीमीटर गहराई की बाल्टी पानी से लबालब भरा है। बाल्टी की तली की आभासी गहराई क्या होगी? दोस्तों आपको एग्जाम में सेम यही इसी प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा। आपको जो बाल्टी की सागर में गहराई होगी वो आपको दिया होगा, उसका मान यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वहाँ पर आपको इसका मान दिया होगा और आपकी बाल्टी की जो तली की आभासी गहराई होगी वो आपको ज्ञात करना होगा। दोस्तों अगर आप कुएँ से या फिर तालाब से पानी निकालते हैं तो आपको बाल्टी भरी हुई दिखती है, पर वो आपकी आभासी गहराई नहीं होती है। तो आपको वही आभासी गहराई ज्ञात करनी है इसमें। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपका एक फ़ॉर्मूला होता है। फ़ॉर्मूला होता है आपका x इक्वल टू 3 इंटू एच बाई फोर या फिर एच इंटू 3/4 इसको कह सकते हैं। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो आपकी एच यानी जो गहराई है वो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। 3/4 इंटू एच का मान आपका 40 सेंटीमीटर। इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये 10 बार में डिवाइड हो जाएगा और 3 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू ये आपका 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है एक लेंस को पुस्तक के छपे पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई लगते हैं, तो पुस्तक लेंस से होगी। आपको बताना हुआ है। आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, एफ दूरी पर, बी दिया हुआ है 2 एफ दूरी पर, सी दिया हुआ है अनंत दूरी पर और डी दिया हुआ है लेंस के प्रकाशीय केंद्र व फोकस के बीच। दोस्तों अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर कोई भी आपका लेंस है, मान लीजिए उत्तल लेंस है और इसमें अगर वस्तु लेंस के प्रकाशीय केंद्र व फोकस दूरी के बीच में रखा हुआ है, यानी वस्तु जो है आपके प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखा हुआ है। मान लीजिए वस्तु आपका यहाँ पर रखा हुआ है, तो आपका जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो आपका, अगर लेंस को थोड़ा सा भी आप ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं तो उसके जो अक्षर होंगे यानी जो वस्तु है वो आपकी बड़ी दिखाने लगेगी। तो ये आपकी स्थिति होती है ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग, यानी कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच अगर वस्तु आप रखेंगे और वस्तु के रखने के बाद अगर आपको लेंस को ज़रा सा भी उठाने का प्रयास करेंगे तो आपको जो वस्तु है वो बड़ी दिखाई देने लगेगी आपके पूर्व वस्तु की अपेक्षा, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? दोस्तों सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। आपको एफ का मान जो है वो आपको 30 दे दिया है और ये अवतल लेंस है तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका फोकस दूरी हो गया और यू का जो मान है ये आपका भी 30 हो जाएगा जो कि माइनस में होता है। आपको भी का मान इसमें ज्ञात करना है तो आप वही फार्मूले लगा लेंगे तो आपको इसका आंसर जो है मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा और हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका -15 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा। सेम आपको वही फार्मूले पे बस इसको मान को रख देना है। अगला बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को फोकस करने के लिए आग के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। दोस्तों वो सिलियरी मांसपेशियों द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है टेलीस्कोप के अभिदिशक की फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर, व्यास 6 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता क्या होगी? दोस्तों आवर्धन क्षमता मैंने आपको बताया था टेलीस्कोप के लिए आपका होता है एम इक्वल टू एफ ई बाई एफ ओ। ये फार्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था। एफ ई जो है ये आपकी फ़ोकस दूरी है जो कि अभिदिशक लेंस की फ़ोकस दूरी होती है, उसे हम एफ ही डिनोट करते हैं। वही नेत्रिका की जो फ़ोकस दूरी होती है उसे एफ ओ से डिनोट करते हैं। ये आपका एफ ओ है, ठीक है? इसी फ़ॉर्मूले पे आपको सॉल्व करना है। आपको ज्ञात करना है क्या टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता, जिसे कि एम से डिनोट करते हैं। एम इक्वल टू एफ ई बाई एफ ओ। तो आपका एफ ई का जो मान है अभिदिशक लेंस की जो मान है फ़ोकस दूरी जो है वो आपका 120 है। वहीं आपका जो एफ ओ का मान है यानी कि फ़ोकस दूरी नेत्रिका लेंस की वो आपका 2 सेंटीमीटर में है और ये भी आपका सेंटीमीटर में है। इसको आपको डिवाइड करना है तो एम इक्वल टू आपका आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। यही आपका आवर्धन क्षमता आ जाएगा टेलीस्कोप की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपको ये जो प्रश्न दे है इस पर आपको सेम आपको एक प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कोई मनुष्य 5 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है, 10 मीटर तक की स्पष्ट दूरी की
इस वस्तु को देखने के लिए आवश्यक लेंस की फ़ोकस दूरी क्या होगी? यानी उसकी आँख में किस लेंस की फ़ोकस दूरी लगाया जाए कि वो 10 मीटर की भी दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सके। दोस्तों यहाँ पे भी का जो मान है वो आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, जो कि आप देख सके वो, और यू का जो मान है वो आपका 5 सेंटीमीटर है, जो कि आपका माइनस में होगा। आपको ज्ञात करना है फ़ोकस दूरी, यानी कि आपको एफ का मान इसमें ज्ञात करना है। तो आपका यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे? आपका फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v जो है और प्लस 1/u होता है। तो 1/v जो है वो आपका 10 1/10 और 1 प्लस में होता है 1/u। तो u का जो मान है आपका वो माइनस में है और वो भी -5 है। तो यहाँ पे प्लस जो है, तो जब आप यहाँ पे u का मान रखेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। इसे आपको सॉल्व करना है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका 10 का एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे 1 और इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा -1/10। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो आप देखेंगे तो -10 मीटर दिया हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपका जो मान था वो यहाँ पे भी मीटर था और यहाँ पे मीटर था, इसलिए आपका जो आंसर भी आएगा वो मीटर में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक रंग क्या है? दोस्तों मैजेंडा, सियान और पीला ये तीनों आपके द्वितीयक रंग की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेम आपको यही प्रश्न जो एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर से लाया गया प्रश्न है और ये प्रश्न पिछले साल के एग्जाम में पूछा गया था। अगला है जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो दूसरी ओर प्राप्त स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचलन न्यूनतम होता है वह कौन सा रंग है? दोस्तों ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जब प्रकाश के किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसमें आपको मैंने कलर भी बताया था, BGMIR जो बताया था, यानी बैगनी, BGMIR इस प्रकार कुछ बताया हुआ था मैंने आपको। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपका जो सबसे अधिक रंग जो होता है जिसका विचलन सबसे अधिक होता है वो आपका होता है बैंगनी कलर। बैंगनी रंग का विचलन जो होता है वो सबसे अधिक होता है, वही जो लाल रंग होता है इसका जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। तो यहाँ पे न्यूनतम ही पूछा हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि लाल रंग। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबी होती है? दोस्तों वहाँ पे आपका स्पेक्ट्रम था, यानी प्रकीर्णन था, और यहाँ पे दिया हुआ है तरंगदैर्घ्य। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, जबकि उसका जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है वो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ये आपको याद होना चाहिए। आपको ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर इफेक्ट पड़ेगा और वो घट जाएगा। जो आपका अपवर्तनांक होगा माध्यम का वो घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान निर्भर करता है। दोस्तों प्रिज्म का जो अल्पतम विचलन कोण होता है, जैसे कि हम डेल्टा से नोट करते हैं, डेल से बोलते हैं, तो यहीं पे आपको पूछना है कि इसका मान निर्भर किस पे करता है? तो ये प्रिज्म के कोण और अपवर्तनांक पे निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लगे, आपको प्रश्न आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, प्रश्नों का लेवल कैसा था, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और इसके साथ साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स के आपके वीडियो क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। तो उन वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करें और उन वीडियोज़ को अवश्य देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।